वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टिल और आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी और बहुत शानदार बात बोली गई यार यहाँ पर। बोला गया यदि अगर आज की डेट में इस दुनिया में आप लोगों को कुछ अचीव करना है तो बोला गया कि आप लोगों को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने आप को मजबूत रखना है। क्योंकि देखिए अगर आप लोग अपने आप को मजबूत रखेंगे ना तो बहुत सारी दिक्कतें लाइफ में आने वाली है। हो सकता है कि जिंदगी में कई सारे, जैसे मेरे पास में मेल भी आते हैं कि कई सारे बच्चों ने अपने माँ बाप खोए हैं, कई सारे बच्चों ने अपने सगे संबंधी कोविड-19 के टाइम पर खोए हैं, कई सारी और भी लाइफ में दिक्कतें देखने को मिलती हैं। किसी के साथ में कुछ हो रहा है तो आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कैसी कैसी चीजें लोगों के साथ में आज के डेट में हो रही हैं। कई सारे लोग जो हैं अलग अलग तरीके से परेशान हैं, पर लेकिन अगर कोई इंसान इन सब चीजों के सामने टिका हुआ है तो वो है रियल हीरो। वो है रियलिटी में एक तगड़ा इंसान, जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि इसके सामने कोई भी दिक्कत क्यों ना आ जाए, ये इंसान यार कभी झुकेगा नहीं। तो उस कैटेगरी के इंसान अगर आप लोग रियलिटी में बन पाते हैं तो जिंदगी में परफेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का आप लोग सामना करेंगे, सीना तान कर सामना करेंगे आप लोग हर एक प्रॉब्लम का। तो इसलिए हमेशा जिंदगी में अपने आप को मजबूत रखना सीखिए, क्योंकि समस्या चाहे कोई भी हो। देखिए आप लोगों ने सुना होगा ना बीरबल की वो बात कि चाहे खुशी हो चाहे गम हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो अगर खुशी में सोचोगे तो बुरा लगेगा कि यार ये वक्त भी गुजर जाएगा, पर लेकिन अगर दुख में सोचोगे तो अच्छा लगेगा यार काश ये वक्त गुजर जाए। तो इसलिए जिंदगी हमेशा चलती रहती है, टाइम हमेशा चलता रहता है। जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं, पर लेकिन वो दिक्कतें आप लोगों को कभी भी तोड़ने के लिए नहीं, टूटता तो इंसान अपने आप है, वो आप लोगों को मजबूत करने के लिए आती है। वो आप लोगों को चेक करने के लिए आती है कि जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो उस डायरेक्शन में सर्वाइव कर पाओगे क्या, क्या रियलिटी में उसके लिए तुम एक तरीके से सही इंसान हो जिस पोस्ट के लिए तुम तैयारी कर रहे हो। तो जिंदगी में ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों को लाइफ में देखने को मिलेगी। तो उन प्रॉब्लम को लड़ते हुए, उनके साथ में डटे सामना करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है। और जिस दिन आप लोगों को मुकाम अचीव कर लोगे उस दिन जो अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो आप लोगों को तसल्ली मिलेगी, उसको किसी चीज के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमेशा जिंदगी में अपने आप को मजबूत रखिए, चाहे जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। दो वीडियो हैं, अगर जिंदगी में शानदार तरीके से करंट अफेयर पर आप लोग अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो दोनों वीडियो फॉलो कीजिए। शानदार तरीके से सारी चीजें आप लोगों की मुट्ठी में होगी। इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को लगता है लेक्चर सुनने के बाद में और इसकी पीडीएफ हमारे पास में होनी चाहिए, टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आप लोगों को सारी पीडीएफ यहां पर मिल जाती है। और वीडियो का नोटिफिकेशन अगर नहीं आता है तो भी आप लोग इसको अपना पार्ट बना सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी। बाकी ये संडे का लेक्चर होता है हमारा, तो संडे इज फंडे, फंडे को थोड़ा सा एंजॉय करते हुए कुछ काम की बातें करेंगे, कुछ फन की बातें करेंगे, कुछ ऐसी बातें करूंगा जो कि आप लोगों को सुनकर भी हैरानी होगी, जो रियलिटी में अंदर से दिल दहलाने वाली। तो वीडियो के एंड में कमेंट में लूंगा जो कि रियलिटी में मुझे अंदर तक झंझोर कर चला गया जब मैंने इसके बारे में पढ़ा। रियलिटी में यार कुछ कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते, हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ में क्या लाइफ में होता है। तो वीडियो के एंड में एक ऐसे ही कमेंट के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, जो कि अगर आप लोग उसके बारे में जाकर पढ़ोगे तो आप लोग ये बोलेंगे कि हमने इसके बारे में क्यों पढ़ा, आखिर ऐसी भी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो खतरनाक चीज है, चलिए जो भी है। पर लेकिन लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक अच्छे मूड के साथ में, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये 15 अगस्त का लेक्चर जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है। और 15 अगस्त हमारे देश में इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारे देश के जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी योद्धा थे हमारे देश के, उन्होंने काफी शानदार तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी, जिसके बेस पर आज की डेट में हम लोग एक आजादी की सांस ले रहे हैं। तो उसी आजादी को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 15 अगस्त को। कई सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है, जैसे कि पहली बार भी मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। आज की डेट में भी जो नया नया अभी एग्जाम की देखिए तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो उनको ये सब चीजें नॉर्मली नहीं पता होती है। कई बार इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है 15 अगस्त और 26 जनवरी में भी लोग जो है डिफरेंस नहीं कर पाते हैं क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए जब जिसको ढंग से पढ़ाया गया होगा, जिसने ढंग से पढ़ा होगा, तो वो तो ये चीजें समझता है। पर लेकिन कई बार लोग जो है इनको इग्नोर करते हैं और इनके बारे में ज्यादा डिस्कस भी नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि इन चीजों के बारे में हमेशा डिस्कस होना चाहिए, जब भी मौका मिले इनके बारे में हम लोग को बात करनी चाहिए। नॉर्मली 26 जनवरी जो होती है उसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। हमारा संविधान इंप्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 में, जिसको लेकर हमारे देश में आज की डेट में भी हम लोग संविधान को सबसे ऊपर रखते हैं और संविधान को ही फॉलो करते हैं। पर लेकिन 15 अगस्त जो है यहाँ पर ये 1947, ये बेसिकली आजादी की सालगिरह है हमारी, यानी कि हम लोग आजादी की अभी 75वीं जो सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे। तो एक तरीके से उसकी शुरुआत आप लोग यहाँ से बोल सकते हैं। तो आजादी मिली थी हमको 15 अगस्त को, और 26 जनवरी को हमारा संविधान बेसिकली हम लोगों के द्वारा बनाया गया संविधान हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था।
तो लगभग 200 साल तक हमारे ऊपर अंग्रेजों के द्वारा रूल किया गया। तो वो जो 200 साल का रूल था उसको हम लोगों ने जब उखाड़ कर फेंका, आजादी की सांस ली अपनी मिट्टी पर, अपने वतन पर, तो तब जाकर हम लोगों ने यहाँ पर 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। तो 15 अगस्त को आप लोगों को देखने को मिलता है लाल किले के ऊपर झंडा फहराया जाता है, और 26 जनवरी को इंडिया गेट के ऊपर आप लोगों को प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ बातें थी। तो आपकी बार जो ये 15 अगस्त है आप लोग कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, देखिए कोशिश करो कि ये 15 अगस्त अगर थोड़ा सा आप लोग सेशन मांगो तो पेड़ लगाकर सेलिब्रेट कर सकते हो। जहां पर भी मौका मिले पेड़ लगाइए। बारिश का मौसम चल रहा है तो पेड़ आप लोगों को उग भी जाएगा, या फिर जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, जैसे कि ब्लड डोनेट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर और अच्छा लगे, जैसे कि मैंने बोला कि बुक वगैरह भी आप लोग किसी को डोनेट कर सकते हैं। ऐसी नहीं किताबें ही, मतलब पढ़ाई की किताबें डोनेट करनी है, आप लोग कुछ ऐसी किताबें भी डोनेट कर सकते हैं जो कि कुछ अच्छा सिखाने वाली किताबें हैं, ठीक है। तो उनको भी आप लोग डोनेट कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्टिव किताबें, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो बायोग्राफी होती है, किसी को एज ए बर्थडे गिफ्ट आप लोग दे सकते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्टिव चीजें लाइफ का पार्ट बनाइए, फिर जिंदगी आप लोगों को सुधरती हुई नजर आएगी। और जो भी आप लोग किया करें इस तरह कोई भी आप लोग कारनामा अगर करते हैं तो मुझे ट्विटर पर आप लोग टैग कर सकते हैं, या फिर आप लोग ये सारी चीजें शेयर कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर भी। ये सारी चीजें अच्छा लगेगा अगर मुझे लगेगा इस तरीके से चीज आप लोग कर रहे हैं, तो मुझे भी एक अलग से पॉजिटिव वाइब्स आती है अंदर से निकलकर, ठीक है। तो बाकी बताइए कैसे आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं आपकी बार का जो 15 अगस्त है। ज्यादा नहीं, थोड़ी पढ़ाई करेंगे, पर जितनी भी करेंगे शानदार करेंगे, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लाइट रहता है ताकि रिवीजन कर सकें आप लोग जो संडे का टाइम रहता है। और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर कोई क्विज नहीं होता है आप लोग का। नॉर्मली जो सैटरडे को क्विज होता है उसका कनेक्शन मंडे के साथ में होता है, ताकि अगर आप लोग यहाँ पर संडे को ये लेक्चर नहीं देख पाए तो किसी दिन और बैठकर आप लोग ये लेक्चर देख लें। तो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं आप लोग यहाँ पर क्विज वगैरह नहीं है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की जाती हैं। तो एक दिन भी अगर छोड़ो तो आप लोगों को हो सकता है कि कभी इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए, एक नंबर से चीजें रह जाती है कई बार। तो इसलिए जरा सी भी अपनी पढ़ाई में तो कोताही नहीं बरतनी है। तो जानेंगे यहाँ पर कुछ बातों के बारे में। ये पर्टिकुलर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीजें। इवन पॉलिटिका एक जो चैप्टर है जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में, उसका भी थोड़ा रिविजन आप लोगों का हो जाएगा। बात की जा रही है पुलिस एट्रोसिटीज के बारे में, यानी कि पुलिस के द्वारा जो भी पुलिस स्टेशन के अंदर कई तरीके से यहाँ पर जो हरकतें की जाती हैं, एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि दुराचार, अत्याचार बोल सकते हैं पुलिस का। तो उसी के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर कुछ बातें बोली गई हैं। उन्होंने बोला कि पुलिस स्टेशन के अंदर जो भी आज के डेट में ह्यूमन राइट को लेकर जो थ्रेट है, इंसान की डिग्निटी को लेकर जो थ्रेट है, इंसानों को जो टॉर्चर किया जाता है, उनके खिलाफ जो वायलेंस देखने को मिलता है, तो ये सही तरीका नहीं है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे संविधान में जो एक तरीके से जो हमको राइट की गारंटी देती है उसके अपोजिट में जाता हुआ ये नजर आएगा। तो यानी कि एक तरीके से मानव अधिकार की गरिमा रखना जरूरी है। जब तक पर्टिकुलर इंसान को सजा नहीं मिल जाती, सजा मिलने के बाद में जो भी हमारे कानूनों के हिसाब से उसको सजा दी गई है तो उनको फॉलो करना चाहिए। तो नॉर्मली ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक काम के थ्रू यहाँ पर चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहिए। इनके द्वारा ये बोला गया कि लीगल सर्विस जो मोबाइल एप्लीकेशन यूज किया गया तो एक तरीके से विजन और मिशन के तौर पर है। यानी कि आज की डेट में यहाँ पर हमारी कंट्री में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो NALSA, तो इसके लिए यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन बेसिकली लॉन्च किया जा रहा है ताकि कुछ चीजों लोगों तक यहाँ पर पहुंचाई जा सके। आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताता हूँ जो कि आप लोग जानकर यहाँ पर चीजों को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। देखिए आज की डेट में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि किसी की अर्निंग अच्छी खासी है, वो इंसान जो है अच्छा खासा पैसा कमाता है, वो एक शानदार तरीके का लॉयर हायर करेगा, वकील, और अपना केस लड़ेगा आसानी से। पर लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है रिक्शा वाला, कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसा जिसके पास में एक टाइम के खाना खाने का भी काम नहीं चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कौन है यहाँ पर, उसके लिए है यहाँ पर NLSA यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो ये जो बेसिकली बॉडी थी हमारी कंट्री में बनाई गई थी ताकि लोगों को न्याय प्रोवाइड कराया जा सके, और इसका मोटो जो रखा गया वो भी है न्याय सबके लिए, यानी कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। तो ये जो मोटो इसका रखा गया, इसका मतलब ये था एक्सेस कब होगा जस्टिस का, जब वो अफोर्डेबल रहे, यानी कि इंसान जो है उसको इस तरीके से यूज कर सके जब उसके पास में जो रिसोर्सेज है उसके बेस पर। तो इसके चलते यहाँ पर ये बेसिकली सिंपली यहाँ पर लोगों को ये न्याय दिलाने के लिए लोक अदालत का कॉन्सेप्ट भी निकाल कर लेकर आए। लोक अदालत, जनता की अदालत, सनी देओल की अदालत नहीं कह रहा हूं, देवा की अदालत की बात नहीं चल रही है, लोक अदालत की बात चल रही है। तो ये पर्टिकुलर फंडा जो है 1995 में हमारे देश में इंप्लीमेंट किया गया, तो इसी के चलते सबको न्याय प्रोवाइड कराने की बात की गई। हालांकि ये एक तरीके से हमारी कंट्री में जो बॉडी बनाएगी, ये एक पर्टिकुलर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है 1987 का,
उसके हिसाब से इसको बनाया गया और फिर इसको एस्टेब्लिश किया गया 1995 में कि जो लोग आज की डेट में न्याय नहीं ले पाते हैं, न्याय जिनके लिए काफी महंगा हो जाता है, उनको भी न्याय मिल सके। तो ये काम किया जाता है यहाँ पर किसके द्वारा? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा। तो ये जो आप लोगों ने देखा है कई बार की जो यहाँ पर लोक अदालत ये प्रोवाइड कराई जा रही है, ये सब चीजें, तो ये इसी से निकल कर आता है। और नालसा के बारे में आप लोगों ने एक और सुना होगा, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया का एक्ट आप लोगों को याद है ना, उसके बारे में भी जरूर याद रखिएगा। ये वही एक्ट है जिसके चलते हमारी कंट्री में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको उनका हक मिला। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा ये पर्टिकुलर केस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था, तो वो केस भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ट्रांसजेंडर से रिलेटेड भी यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर केस है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बेसिकली ट्रांसजेंडर बोलते हैं किन्नर कम्युनिटी, तो उनको फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, तो उसमें यहाँ पर ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर ऐप बेसिकली लॉन्च किए जा रहे हैं इससे रिलेटेड, ताकि जनता तक चीजें पहुंचाई जा सके। तो विजन और मिशन क्या बेसिकली यहाँ पर रखा गया है, तो प्रमोट करने के लिए इंक्लूसिव लीगल सिस्टम, यानी कि लीगल सिस्टम के थ्रू एक तरीके से ज्यादा लोग जो है पार्टिसिपेट कर सके, फेयर और मीनिंगफुल जस्टिस उनको मिल सके। अगर उनको फेयर और मीनिंगफुल जस्टिस नहीं मिलता है तो उनकी जिंदगी जो है वो बदतर रहती है। आप लोग अगर प्रीएम्बल के अंदर भी जाएंगे तो हाँ भी सोशल और इकोनॉमिक इन सब चीजों के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, प्रीएम्बल को उठाकर देखना आप लोग, तो कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, हालांकि पॉलिटी में मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, इसके बारे में याद रखिएगा। ये बेसिकली जस्टिस कितने प्रकार के दे रखे हैं प्रीएम्बल के अंदर में, तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले तो जस्टिस जो है 3 प्रकार के प्रीएम्बल के अंदर दे रखे हैं। एक तो बोलते हैं सबसे पहले सोशल जस्टिस, यानी कि सोसाइटी में रह रहे हैं उनके साथ में कोई अन्याय नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि इंसान जो है उसको कम से कम ऐसा ना हो कि एक तरीके से मर रहा है, उसको हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। एक बच्चा पढ़ने लायक है, उसको बेसिकली गरीबी की वजह से उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीजें, इसी के साथ में पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि सबकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर भी, यानी कि बस एक ही परिवार कोई बैठा हुआ है वहां पर, बस और कोई नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 3 प्रकार के जो जस्टिस है यहाँ पर, ये इनके बारे में बात की गई इवन हमारे प्रीएम्बल के अंदर भी। तो जस्टिस जो होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है, सबको मिले। यहाँ पर मार्जिनलाइज और डिसएडवांटेज जो सेक्शन है, यानी कि जो गरीब तबका है सोसाइटी का, पिछड़ा वर्ग जिसको आप लोग बोलते हैं, उसको भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर जस्टिस के बारे में बात करें तो। और सोसाइटी में तभी हम लोग इक्वलिटी लेकर आ पाएंगे। तो ये इक्वलिटी का जो स्टेटस है ये भी कहीं ना कहीं प्रीएम्बल के अंदर इसके बारे में बात की गई है। भाईचारा फर्टर्निटी के बारे में प्रीएम्बल के अंदर बात की गई है। तो अगर आप लोगों से पूछे कोई कि हमारे देश में अगर संविधान को समझना है तो प्रीएम्बल को उठाकर समझ लो, आप लोगों को संविधान का एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसा संविधान हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया है। तो संविधान के अंदर अगर प्रीएम्बल के अंदर यहाँ पर, और हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई क्वेश्चन पूछ जाए कि क्या प्रीएम्बल संविधान का पार्ट है, जी हाँ बिल्कुल पार्ट है। इसके ऊपर केस निकल कर आया था, उससे पहले कई बार इसके ऊपर कंट्रोवर्सी रहती थी। ये मैंने जब पॉलिटी में प्रीएम्बल का लेक्चर लिया था तब मैंने आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, तो ये चीजें छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। आप लोग बोलते हो क्वेश्चन कहां से आ गए, तो भाई साहब यहां से आ गए, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो आंसर दे पाओगे। तो लीगली इंपावर किया जाए अगर मार्जिनलाइज और जो एक्सक्लूडेड ग्रुप है, यानी कि उनको बताया जाए कि तुम्हारे हक क्या है, अपने हक के लिए लड़ो यार, ये तुम्हारे हक है, कोई तुम पर खैरात नहीं दे रहा है कि आप लोग एक तरीके से देश के नागरिक हो तो आप लोगों को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ये आप लोगों का हक है। तो ये अगर लोगों को बताया जाए तो वो हक से उस चीज को लेंगे। जैसे नहीं हक है इंसान, तो अगर आप लोग एक तरीके से एक तो लगे कि नहीं यार ये फ्री में मिल रहा है हमको, नहीं ये हक है हमारा इसलिए हम लोग को मिल रहा है। तो हक अगर इंसान एक बार को समझने लगेगा तो उस चीज को वो एंजॉय भी कर पाएगा। ठीक है, तो बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पूछे कि इससे रिलेटेड कौन सा है, अगर आप लोगों से बात की जाए कि अगर यहां पर सोशल जस्टिस के बारे में इन सब चीजों के बारे में बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा बोलोगे? चलिए पहले आप लोग बताइए कि जस्टिस के बारे में अगर बात करें कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। अगर क्वेश्चन ही आप लोगों से मैं पूछ लूं डायरेक्ट तो कौन सा गोल आप लोग बताएंगे? तो आंख बंद कर आप लोग बता सकते हैं। यहां पर यह है पीस, जस्टिस, यहां पर बात करें और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो 16वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहां पर जो प्रमोट करता है हमारी कंट्री या ऑल ओवर वर्ल्ड में सोसाइटी जो होनी चाहिए सस्टेनेबल होनी चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सबको साथ में इंक्लूड करके चलना है, यानी कि मोदी जी का कॉन्सेप्ट सबका साथ सबका विकास वाला फंडा होना चाहिए। जस्टिस सबको मिलनी चाहिए, अकाउंटेबल और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन यहां पर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जुडिशरी बस अमीर लोगों के लिए है, ठीक है, वो सबके लिए है और सबको वहां पर उसका फायदा होना चाहिए। अगर आप लोगों से मोटे मोटे तौर पर मैं बात करूं आज के में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको एनसीआरबी आप लोग बोलते हैं, एनसीआरबी का डेटा अगर आप लोगों के सामने रखा जाए तो कई सारे लोगों की डेथ जो है वो पुलिस स्टेशन में हो चुकी है। यानी कि लगभग यहां पर अगर बात करें 2001 से लेकर 2018 तक का डेटा भी अगर हम लोग देखें
तो यहां पर यह माना जाता है कि पुलिस कस्टडी के अंदर लगभग 1730 या फिर 28 के करीब डेथ लोगों की हो चुकी है। ये वो लोग हैं जिनकी डेथ हुई है, जिनके ऊपर कोई केस नहीं चला है, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो गई है। एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब जुडिशरी तक केस पहुंचा ही नहीं है, उससे पहले इंसानों को मार डाला गया। तो ये सही तरीका नहीं है। ऐसे कई सारे केस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अंदर आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो कम से कम इंसानों को उनको बेहतरीके हक मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इंसान ने गलती नहीं की, उसकी सजा उसको भोगनी पड़ जाती है, तो इसको भी यहां पर रोकने की बात की जा रही है। तो लीगल सर्विस जो मोबाइल ऐप है यहां पर, ये इस तरीके से लोगों को इन्फोरेट करके चलेगा ताकि लोगों को बाहर न छोड़ा जाए। तो इसके अंदर फीचर क्या रहेंगे, लीगल असिस्टेंस मिलेगा, लीगल एडवाइस मिलेगी और एक तरीके से ग्रीवेंस से रिलेटेड भी कुछ सॉल्यूशन आप लोगों को मिल सकता है। ट्रैक किया जाएगा क्या क्या फैसिलिटीज है, सम एडिशनल फीचर अवेलेबल आप लोगों को रहेंगे यहाँ पर, जिससे बेनिफिशियरी जो है लीगल अथॉरिटी के साथ में भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सके। इसी के साथ में प्री इंस्टीट्यूशन जो मीडिएशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। या यदि मान लीजिए आप लोगों की किसी के साथ में लड़ाई होगी, नहीं चाहूंगा किसी के साथ में आप लोगों की लड़ाई हो, आप लोगों का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरी किसी के साथ में लड़ाई हो जाती है और यहां पर कोई ए पर्सन इसके साथ में मेरी लड़ाई हो गई, तो एक तो तरीका यह है कि मैं उसको लेकर, मतलब हम दोनों एक दूसरे को लेकर कोर्ट में पहुंचे, तो एक क्या होगा वहां पर, वो एक वकील लेकर आएगा, मैं एक वकील लेकर आऊंगा, फिर केस लड़ेंगे, तो जो जीतेगा वही सिकंदर, ठीक है। पर लेकिन अगर हम लोग कोर्ट के बाहर ही आपस में मिलकर बात करेंगे, यार फालतू में क्या चक्कर में पड़ रहे हैं, देखो गलती होगी यार एक दूसरे से, चलो एक दूसरे को माफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग बोले तो वो वाला होता है बेसिकली प्री इंस्टीट्यूशन जो मीडिएशन होता है, एक तरीके से मीडिएशन होता है, यानी कि उससे पहले ही। तो ये भी ऐप के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। विक्टिम को कोई कंपनसेशन मिलना है, अगर कोई पर्टिकुलर विक्टिम है यहाँ पर उसको कोई कंपनसेशन मिलना है, कोई पर्टिकुलर पर्सन, तो उसको भी यहाँ पर ऐप के थ्रू हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये सारा काम जो है इस ऐप के थ्रू होगा। तो ऐप जो है आज के टाइम में एक मॉडर्न सिस्टम के थ्रू यहाँ पर देखिए, अगर आज के टाइम बात की जाए ना, अगर सोसाइटी के साथ में चलना है तो जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है उसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये ऐप अगर आता है तो जनता तक लोग जो है कनेक्ट कर पाएंगे, काफी दूर दराज वाले एरिया में भी जो नॉर्मली यहाँ पर इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है ये एक तरीके से लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू बनाई गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो यहाँ पर पैटर्न इन चीफ होते हैं, या एक तरीके से सीनियर जो सेकंड मोस्ट जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ पर वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है अथॉरिटी का। आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करें तो फ्री लीगल एड सर्विस के बारे में बात करते हैं वीकर सेक्शन के लिए सोसाइटी में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे क्वेश्चन कहां से बन गया। आप लोगों को मैंने बता रखा कि पार्ट 3 के अंदर आप लोग जाएंगे तो संविधान के अंदर क्या है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। पर लेकिन इससे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पार्ट 4 स्टार्ट हो जाता है, उस पार्ट 4 को बोलते हैं आप लोग डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आप लोगों को डीपीएसपी यहां पर देखने को मिल जाती है। तो ये आर्टिकल 39 जो होता है लीगल सर्विस, ये बोला गया कि फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करानी है गरीब सेक्शन को और कमजोर सेक्शन को सोसाइटी में, ताकि जस्टिस उनको मिल सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको मिल सके। तो आर्टिकल 39A इसके बारे में यहां पर बात कर रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22 जो है यहाँ पे ये भी एक तरीके से इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप लोग पीछे छोड़ सकते हैं, सबका साथ और सबका विकास अगर बोला है तो वो रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर दिखना चाहिए। तो इसके चलते यहां पर ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। देखिए कई बार कई सारे लोग जो रहते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिकली वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहते हैं बहुत लार्ज स्केल पर लेकिन होता क्या है, उनको दिक्कत काफी ज्यादा झेलनी पड़ती है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, ये भी याद रखेगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टॉर्चर है 1997 का। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके बारे में बात की जाती है कि टॉर्चर को लेकर आप लोगों को काम करना चाहिए, कि टॉर्चर एक ऐसा खतरनाक वेपन है जिसके चलते यहाँ पर कई सारे लोगों को दिक्कतें फेस करनी पड़ जाती है। तो इसको कम से कम आप लोगों को रोकना चाहिए। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कोई तो कंफ्यूज मत होना कि यार ये क्वेश्चन कहां से बन गए। तो पुलिस टॉर्चर के बारे में अगर बात की जाए या फिर इस तरीके से ये पर्टिकुलर क्या क्या प्रोविजन हमारे देश के अंदर है, या फिर आप लोगों से बोले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है, या फिर आप लोगों से बोले कि यहाँ पर यूएन के द्वारा इसके बारे में क्या कोई कन्वेंशन है। तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा ताकि माइंड में क्लैरिटी रहे जब एग्जाम में जाकर बैठो तो, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। एक न्यूज है जो इंटरनेशनल न्यूज बन गई। वैसे ये जो न्यूज है ये इंडिया की न्यूज है, पर इंटरनेशनल तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के बारे में हम लोग बात करेंगे। आखिर न्यूज में क्यों आ गई इंडिया और यूएसए की न्यूक्लियर डील फिर से, अब इसके बारे में समझते हैं। हमारी कंट्री के एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के, जिनका नाम है विजय गोखले साहब, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई। किताब है द लॉन्ग गेम। लॉन्ग गेम में यहाँ पर कि कैसे हम लोगों ने नेगोशिएशन की, यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। चाइना और अलग कंट्री के साथ में मेनली फोकस चाइना है। तो बेसिकली बोला गया कि उस टाइम पर जब इंडो और यूएसए की जो न्यूक्लियर डील हो रही थी तो हमारी कंट्री में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी थी जो लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी है, वो चाइना की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थी और वो डिसीजन को अपोज कर रहे थे। यानी कि हमारी कंट्री को अपनी ही कंट्री के अंदर रहते हुए इस चीज के लिए अपोज किया जा रहा था।
तो इसके बारे में इनके द्वारा लिखा गया, तो ये किताब जो है कंट्रोवर्सी में आ गई है। देखिए कई बार यहाँ पर इस तरह की चीजें किताबों के अंदर लिखी जाती है ताकि उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो कई सारे कंट्रोवर्शियल चीजें भी किताबें के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। जैसे मूवी नहीं है, मूवी के अंदर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी डालने की कोशिश करते हैं ताकि लोग देखें यार आखिर है क्या इसके अंदर। तो कई बार तो मूवी वैसे ही फेमस हो जाती है। तो यहाँ पर ये किताब याद रखिएगा जिसके बारे में मैंने बात की, आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये विजय गोखले साहब के द्वारा लिखी गई है, द लॉन्ग गेम। ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्या बातें समझ लेते हैं। देखिए यहां पर बोला गया कि इंडिया और यूएसए के न्यूक्लियर एग्रीमेंट था जो कि एक स्पेशल न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के लिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। ये बेसिकली यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि ग्रीनफील्ड जो प्रोजेक्ट के चलते यहां पर चीजें निकल कर आई। तो एक तरीके से आप लोग ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे क्या होता है, अगर कहीं पर ऑलरेडी कोई काम नहीं है, मान लीजिए यहां पर कोई हवाई जहाज की पट्टी है पहले से ही, ठीक है, तो वहां पर आकर आप लोग एयरपोर्ट बना देते हैं। तो एयरपोर्ट बना देते हैं, ऑलरेडी वहां पर एक ढांचा छोटा सा था, तो ये होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट इसको बोलेंगे। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ये होता है कि एक पर्टिकुलर खेत आप लोगों ने लिए, यहां पर खरीदे उनको, फिर वहां पर आप लोगों ने ये बेसिकली एयरपोर्ट का निर्माण करना डेवलप किया। तो इनके बिल्कुल प्योर है, अभी वहां पर कोई भी ढांचा नहीं है, कंप्लीटली यहां पर एक तरीके से इनिशियल फेज से आप लोगों को स्टार्ट करना है, उनको बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहां पर इसी के बारे में बात की जा रही है। इंडिया के अंदर जो इंडिया न्यूक्लियर जो बेसिकली इंडिया के अंदर जब इंडिया यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट को जो हम लोग आगे लेकर चले, तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से यहां पर हम लोग को छूट मिल गई। ठीक है, जिसके चलते काफी ज्यादा फायदा देखने को मिला। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या था यहां पर, इसके बारे में अगर बात करूं, ये ग्रुप बनाया गया था 1974 में, जब इंडिया के द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब का एक तरीके से यहां पर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो बोला गया कि कुछ कंट्री ऐसी हैं जो इस पर्टिकुलर एरिया में घुसने की कोशिश कर रही हैं, तो उनको रोका जाए ताकि आगे चलकर यहां पर ये न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, ऐसी कोई कंडीशन न देखने को मिले। तो यहां पर रोकने के लिए एक प्रोग्राम यहां पर स्टार्ट किया गया था 1974 में, जिसको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप आप लोग बोलते हैं। पर लेकिन आगे चलकर सबको पता चल गया कि इंडिया ने ये जो काम किया है ये बेसिकली डिटरेंस क्रिएट करने के लिए किया है पाकिस्तान और चाइना को, वरना कोई पर्पज नहीं था। इंडिया एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री है और इंडिया हमेशा रेस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करता है, और इंडिया की पॉलिसी भी है कि कभी भी वो पहले न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो यूज नहीं करेगा, अगर किसी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया तो फिर उसको छोड़ेगा नहीं। यानी कि हमारी पॉलिसी है कि नो फर्स्ट यूज, यानी कि हम लोग पहले यूज नहीं करेंगे, कोई अगर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह कि अगर एक तरीके से हम लोग उनके ऊपर कभी भी न्यूक्लियर जो बॉम्ब यूज नहीं करेंगे जिनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, यानी कि एक तो बात तो पहले ही खत्म होगी, वैसे अगर जिसके पास में ही नहीं है वो हमारे ऊपर यूज कैसे करेगा, तो हम लोग यूज ही नहीं करेंगे। वैसे पॉलिसी के अंदर ये भी कि उसके ऊपर कभी यूज नहीं करेंगे कि जो पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर नहीं है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जो मेजर एस्पेक्ट है यहाँ पर इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने एक स्पेशल छूट दी जो कि इंडिया को नॉर्मल कंट्री को नहीं मिलती है, कि उसको एक तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार किया बहुत सारी कंट्री के साथ में। नॉर्मली अगर कोई न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पार्ट होता है तो ये चीजें देखने को मिलती है, पर इंडिया इसका पार्ट नहीं होते हुए इंडिया को कई सारी छूट यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो गई, ताकि हम लोग अपनी कंट्री में एनर्जी को जनरेट करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर अपनी कंट्री में हम लोग ढंग से चीजों को यूज कर सकें। तो इंडिया को सपोर्ट मिली इंटरनेशनल लेवल पर और इंडिया को एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री के तरीके से यहाँ पर देखा गया। तो इसके चलते इंडिया को काफी सारी कंट्री के साथ में व्यापार करने की छूट मिल गई कहीं ना कहीं, जिसमें यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, कनाडा हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, वियतनाम, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, कोरिया, तो इनके साथ में मिलकर हम लोग काम करने लगे। इसी के साथ में स्पेसिफिक एग्रीमेंट इंपोर्ट यूरेनियम हम लोगों ने फ्रांस, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रशिया से खरीदा। पर लेकिन ये जो यूरेनियम था ये हम लोग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोगों ने बना रखे हैं उसमें इनको यूज किया जाना, यानी कि हम लोगों ने ये हथियार बनाने के लिए नहीं खरीदा, अपनी कंट्री में एनर्जी को जनरेट करने के लिए हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किए, ये स्टेप उठाए। तो उसी के चलते यहाँ पर ये बातें की जा रही है। तो हम लोगों ने काफी अच्छे से इस फील्ड में काम किया। इसी के साथ में हम लोग को एक तरीके से एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट की तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया कि इंडिया जैसी कंट्री के पास में अगर वेपन है तो उसको पता है कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फोन सबके पास में है ना, पर लेकिन फोन का सही इस्तेमाल करना भी पता होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि बस उसके ऊपर बैठकर आप लोग टाइम पास किए जा रहे हो, को ऊपर से ऊपर वीडियो को स्क्रॉल किए जा रहे हो और बस वीडियो चले जा रही है, तो वो वाली चीजें नहीं करनी है जो काफी लार्ज स्केल पर कई सारे बच्चे कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसी लत लग गई है मोबाइल की कि पूरा दिन मोबाइल में लगा रहता हूँ, दिमाग खराब होता है शाम को आकर, तो उसका सोल्यूशन बताइए कुछ। सोल्यूशन यार सबसे आसान है, आप लोग क्या कर रहे हैं, जब आप लोगों को लगे कि एक तरीके से आप लोग काम जब मोबाइल यूज करना है तो उसी टाइम को मोबाइल को अपने आसपास में रखो। उसके अलावा जब भी मोबाइल यूज करना है तो टाइमर आप लोग लगा लो कि इस टाइमर को जैसे ही टाइमर बजेगा मोबाइल को साइड में फेंक देना उठाकर, ठीक है, काम खत्म होते ही। ये नहीं कि वीडियो स्क्रॉल किए जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं। अपने मोबाइल को जिस रूम में आप लोग बैठते हैं उसमें न रखकर किसी और रूम में उसको मोबाइल को ले जाकर रखो, तो भी आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप यूज कर लो, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो जो है वो या फिर जो छोटी छोटी वीडियो आती है वो लैपटॉप पे नहीं चलती हैं, तो आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये भी आप लोग देखते हैं। तो
तो ये तरीके तो मिल जाएंगे यार, पर इंप्लीमेंट कौन करता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। वरना चीजें तो हैं, सॉल्यूशन तो हर चीज का है। मोबाइल प्रोडक्टिव चीज है, पर लेकिन ही आदमी के लिए डिजास्टर बना हुआ है आज के डेट में, तो वो सुधारना पड़ेगा। स्ट्रेंथ करी इसके द्वारा इंडिया और यूएसए के रिलेशन, और जहां पर प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर जिसको PHWR बोला गया, तो उसको भी एक तरीके से बैकबोन की तरीके सपोर्ट किया गया। तो इंडिया ने जो भी यहां पर इंपोर्ट यूरेनियम किया डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, तो वो पॉसिबल हो पाया और उसको हम लोग इफेक्टिवली यूटिलाइज भी कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि हमारी साख भी बढ़ गई, हमारा स्टेटस बढ़ गया, और हमारी कंट्री में एनर्जी के पॉइंट ऑफ से भी काफी अच्छी चीजें हम लोग को देखने को मिली। न्यूक्लियर पावर कोऑपरेशन में काफी काम हमारी कंट्री में निकलकर सामने आया, जो कि हम लोग को एक सपोर्ट के तरीके से देखा गया। फ्रांस के द्वारा भी हमारी कंट्री में कई सारी कंट्री ने कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगाने स्टार्ट किए, जिसके चलते चीजें और आगे बढ़ने लगी, यानी कि हमारी कंट्री एक सही डायरेक्शन में फिर यहां से चलने लगी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, जो कि आप लोग आइडिया रखेगा, ठीक है। तो इसके बारे में जरूर आप लोगों को पता होना चाहिए। छोटी सी एक न्यूज थी यहाँ पर, छोटी सी क्या मतलब डिटेल में थी न्यूज, तो आप लोगों को 2 टॉपिक मैंने कवर करा दिए। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर देख लेते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में यहां पर बेसिकली इसके द्वारा बात की जा रही है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है ये अभी न्यूज में क्यों आया, क्योंकि अभी 6th असेसमेंट जो रिपोर्ट है जिसका टाइटल है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस, ठीक है। तो ये किसके द्वारा यहां पर तैयार की गई है, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑन पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के द्वारा फर्स्ट पार्ट अभी 6th असेसमेंट रिपोर्ट का यहां पर पब्लिश किया गया है, यानी कि पूरी रिपोर्ट नहीं है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन में डाले कि पूरी रिपोर्ट आ गई है, नहीं, पूरी रिपोर्ट नहीं है भाई साहब, उसका एक पार्ट है यहाँ पर ये, जो कि आप लोगों के सामने निकल कर आए। तो इसके चलते यहाँ पर कई सारी बातें बोली गई है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले तो ये जो प्रिपेयर की गई यहाँ पर अभी रिमेनिंग दो पार्ट इसके अभी और हैं, जो कि रिलीज किए जाएंगे 2022 में। तो यहाँ पर ग्लोबल नेट जीरो 2050 में इनके द्वारा बात की गई है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर टेम्परेचर को आप लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए होता क्या है, अगर इंडस्ट्रियल एरा के टाइम पर बात करें, मान लीजिए उस टाइम पर जो टेम्परेचर था वो मान लीजिए क्या था, वो था 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। पर लेकिन अगर ये हर जगह जो टेम्परेचर है वो लगभग 1.5 डिग्री भी अगर बढ़ जाता है, तो बहुत ह्यूज इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते इन्वायरमेंट के ऊपर या खेतों के ऊपर या इंसानों के ऊपर डिजीज जो बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो उन सब चीजों के बारे में बात की जा रही है, और ये अभी पब्लिश क्यों की गई है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहां पे होगी, तो ये यूके के अंदर होगी, ग्लासगो में। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर इसको आगे लेकर चलने की कोशिश की जा रही है, ताकि सिचुएशन को सही डायरेक्शन दी जा सके, एक तरीके से अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इसलिए पहला पार्ट इसका निकाल दिया गया, ताकि इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन अच्छे से हो सके, और नेक्स्ट पार्ट तो 2022 में निकलकर आएंगे ही आएंगे। एवरेज जो सरफेस टेम्परेचर है अर्थ का, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर यहां पर प्री इंडस्ट्रियल लेवल के नेक्स्ट 20 ईयर में अगर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो बोला जा रहा है कि 2 डिग्री तक यहां पर ये सेंचुरी में आप लोगों को 60 एक तरीके से जो रिडक्शन अगर आप लोग यहां पर कर पाते हैं, तो फिर आगे भी आप लोगों को यहां पर इसमें रिडक्शन होता हुआ नजर आएगा। यानी कि एक तरीके से विदाउट शार्प प्रिडिक्शन अगर आप लोग नहीं चलेंगे, तो फिर आप लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये क्लाइमेट चेंज की जो पैनल रिपोर्ट है इसके द्वारा कई सारी बातें बोली गई हैं कि इंपैक्ट देखने को मिलेगा, सी लेवल राइज होगा, इसी के साथ में प्रेसिपिटेशन जो देखने को मिलेगा, ड्रॉथ देखने को मिलेगा, हीट एक्सचेंज, इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है जैसे कि स्नो पिघल रहे हैं, मेल्टिंग ग्लेशियर हो रहे हैं, तो वो क्या आएंगे, फिर नीचे आएंगे उतरकर, और फिर उसके चलते समुद्र का लेवल बढ़ेगा पानी का। तो तमाम ऐसी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में बेसिकली बोला यह गया कि फर्स्ट टाइम आईपीसीसी के द्वारा बोला गया कि 1.5 वार्मिंग जो है वो इनविटेबल है। अगर इसको आप लोग नहीं कर पाते हैं तो आप लोग सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हीट वेव या फिर ह्यूमिड हीट आप लोगों को देखने को मिलती है, टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं, मानसून के पैटर्न में चेंज होने लगा है, कभी लगता है कि अच्छी बारिश होगी, कभी लगता है कि नहीं होगी, ठीक है। बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा कई बार कई सारे साइक्लोन ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं, वार्मर हो गए आज के दिन में एज कंपेयर टू अगर आप लोग ग्लोबल जो टेम्परेचर के साथ में कंपेयर करते हैं, तो ये भी दिक्कत आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि फिलहाल जो है इंपैक्ट क्या क्या हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने टेम्परेचर के बारे में बात की तो काफी ज्यादा बढ़ गया है, आज की डेट में ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। सूखा पड़ रहा है कहीं पर बारिश ज्यादा हो रही है, कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, कहीं पर बर्फ पिघल रहे हैं, ग्लेशियर, वो सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो एक तरीके से आज की डेट में अगर हम लोग चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में इसका बहुत ह्यूज इंपैक्ट पड़ेगा। तो आने वाली जनरेशन को भी हम लोग कहीं ना कहीं गड्ढे में डालकर जा रहे हैं। तो ये रिपोर्ट ने एक तरीके से उन्हें चेतावनी दी है कि सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। तो ये बातें इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, जो कि आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार छोटी छोटी चीजें से आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, यहाँ पर इनके आंसर भी आप लोग एक बार देख लीजिए। यहाँ पर कई सारे बच्चों के द्वारा अच्छे आंसर दिए हैं। सुनीता का नाम है यहाँ पर, बेसिकली
मैंने आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पर, सबसे पहले तो यहाँ पर 50% के करीब केस इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं स्नेक बाइट के। एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये किसानों के लिए अमृत माना जाता है नॉर्मली फर्टिलाइजर की कैटेगरी में, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर फसल के लिए अगर इनके बारे में बात करें। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 याद रखिएगा। मनी बिल रहता है आर्टिकल 110 यानी कि 110। ज्वाइंट सीडिंग ये है 108। इनके ऊपर सबके ऊपर अलग अलग मैंने लेक्चर ले रखे हैं पूरे पॉलिटी के अंदर, तो आप लोग जाकर देखते हैं। बर्थ एनिवर्सरी जयप्रकाश नारायण 1902, ठीक है, तो यानी कि 1902 तो ये बोल सकते हैं, और 11 अक्टूबर यहाँ पर, ठीक है, तो ये हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया था। अब ये क्वेश्चन है जिसके बारे में यहाँ पर एक जो एसएलवी फैमिली मेंबर के द्वारा पूछा गया है, ये 44 डेज इन हेल, यानी कि एक तरीके से नर्क में 44 दिन रहना यहाँ पर। ये तो इनके द्वारा बोला गया सर आपने कभी इसके बारे में बताया नहीं, क्या ये इसके बारे में अगर बात करें तो क्या जापान को फिर भी पसंद करोगे आप इसके बारे में जानने के बाद भी? देखिए यार, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में 2012 में निर्भया का केस आप लोगों को याद है ना। निर्भया का केस जो था वो एक बहुत ही खतरनाक दर्दनाक केस था, पर लेकिन वो जो केस था वो वहां पर एक रात का केस आप लोग बोल सकते हैं कि एक रात में उस लड़की की जिंदगी जो है बर्बाद हो गई, और वो हमारे बीच में आज की डेट में नहीं है। उसका नाम दे दिया गया निर्भया, क्योंकि लास्ट तक उसने बोला कि मुझे न्याय चाहिए। पर लेकिन जैसा उसके साथ में एक दिन हुआ, ऐसा यहां पर एक लड़की के साथ में जापान के अंदर पूरा 44 दिन तक उसके साथ में यहां पर ऐसा कुछ किया गया। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसके बारे में पढ़ा तो मैं अंदर तक मतलब सहम गया था कि मैंने कहा यार इतनी खतरनाक घटना, और वो भी क्या थे, सारे लोंडे थे यहाँ पर, कोई 14 साल का, कोई 15 साल का, कोई 17 साल का, यानी कि इस तरीके से उस लड़की से प्यार करते थे। वो लड़की जो थी वो उसने मना कर दिया, तो फिर उस लड़की को किडनैप कर लिया। किडनैप कर उसको एक घर में ले जाकर रखा गया, और वहां पर जो भी बुरी से बुरी एक कंडीशन कर सकते हैं। आप लोगों को मैं अगर बोलूं कि पढ़ने इसके बारे में जाकर, तो पढ़कर आप लोगों के जो नहीं कहते कि एक तरीके से रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार क्या हो रहा है ये, ठीक है। इतनी बुरी बुरी कंडीशन की गई, मतलब जो भी इंसान कर सकता है, मतलब एक तरीके से ना वो ये बोलने लगे कि यार जिंदा रहना तो किसी भी तरीके से अच्छा हो ही नहीं सकता, मार दो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं होगी। इतनी बुरी तरह उस लड़की को तड़पाया गया 44 दिनों तक, तो इसने पूरे जापान को झंझोर कर रख दिया। तो इसके चलते यहाँ पर ये 44 डेज इन हेल, तो ये यहाँ पर आप लोग सर्च भी करोगे जाकर तो आप लोग को इस इंसिडेंट के बारे में जानने को मिलेगा। सर्च करना, इसके ऊपर कुछ वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी वैसे यूट्यूब पे। पर लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पर सीधी सीधी ये कि यार अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसके नाम पर आप लोग कंट्री को पसंद करना या फिर ना पसंद करना नहीं बोल सकते। बेसिकली मैं जापान को क्यों पसंद करता हूं, अगर मेरे बारे में पूछा जाए, कई सारे बच्चे बोलते हैं मुझे वहां पर कंट्री को लेकर जो उनका लव है ना वो मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगता है। पहली बात तो मुझे लगती है टाइम के लिए उनका डेडिकेशन। जापान के अंदर ये माना जाता है कि अगर कोई बात 8 बजे, मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट बंद होना है तो 8 बजे का मतलब 8 बजे है, यानी कि आप लोगों को वहां पर उससे पहले पहले पहुंचना है, इसके बाद में कहानी खत्म है। यानी कि टाइम के इतने पाबंद लोग आप लोगों को धरती पर शायद ही और कहीं देखने को मिलेंगे। अपनी कंट्री के लिए इतना प्यार कि सब खड़े हो जाते हैं, अगर कोई सुनामी आती है, कोई किसी तरह की कंडीशन बनती है तो आप लोगों को वो देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक रीजन है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। वैसे मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि अपनी कंट्री सबसे ऊपर है। यहां पर मैंने ये नहीं बोला कि जाकर बसना है मुझे, ठीक है, मैंने बस ये बोला है कि ये कंट्री मुझे घूमनी है, ठीक है। तो ये बोला है बेसिकली, देखना चाहता हूं कि उनके कंट्री को किस तरीके से इतने स्कूल के अंदर उनका डिसिप्लिन बच्चों के लिए शानदार लगता है यार, हार्ट टचिंग। वहां पर बच्चे अपने आप स्कूल में जाकर स्कूल को साफ करते हैं, वहां पर एक तरीके से उन्हें बिल्कुल जैसे हमारे टाइम में गुरुकुल में, हमारे टाइम पर हुआ कर, मतलब गुरुकुल में हमारी कंट्री में हुआ करता पुराने टाइम पर, तो वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से बच्चों को डिसिप्लिन किया जाता है स्टार्टिंग से ही। मिल बांट कर खाने की प्रवृत्ति स्टार्टिंग से ही बच्चों के अंदर डेवलप की जाती है। तो कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। तो अगर कोई ऐसा केस निकल कर कहीं पर आता है तो देखिए आप लोगों को पता है कि हर समुद्र के अंदर कोई ना कोई गंदी मछली मिल ही जाती है, तो उसके बेस पर आप लोग बोलने लगोगे पूरा समुद्र बर्बाद है, तो ये कोई रिजल्ट नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा कमेंट था जो मुझे लगा इसके बारे में आप लोगों से बात करनी चाहिए। पर लेकिन टाइम मिलेगा तो इसके बारे में एक बार पढ़िएगा जरूर, आप लोग जो है हैरान हो जाएंगे कि इंसान जो है वो कितनी हद तक नीचे गिर सकता है, यानी कि कितने हद तक वो निर्दयी हो सकते हैं। जानवर भी ये बोलने लगे कि सलाम है तुझे कि तू जानवर से भी ऊपर निकल गया बदतरी में। जानवर भी यहाँ पर एक तरीके से शर्माने लगे ऐसे इंसानों के सामने। तो वो खतरनाक घटना है ये 44 डेज इन हेल। मतलब रियलिटी में सहमत, अंदर से सहम जाता है इंसान जब ऐसी कुछ चीजें देखता है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। बाकी जो मैंने बोला था किताबों के बारे में, तो कई सारे बच्चों के द्वारा मुझे सेंड किया गया कि सर आपके पास में अगर सोर्सेज नहीं है तो आप हमको बेसिकली हम आपको पैसा सेंड कर देते हैं। देखिए मुझे पैसा सेंड करने से ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं आप लोगों को उनका एड्रेस प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोग मुझे मेल करेंगे
तो आप लोग डायरेक्ट उनको किताबें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो होगा कि मेरे पास में पैसा सेंड कर रहे हैं फिर मैं उनको सेंड कर रहा हूं, तो एक हो गया कि आप लोग डायरेक्ट भी उनको सेंड कर सकते हैं ना किताबें, ये भी एक तरीका है। तो मतलब मुझसे मेरा अकाउंट नंबर, पेटीएम नंबर, वो सारी चीजें न मांगकर आप लोगों को डायरेक्ट में उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम, उसका एड्रेस वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। जब तक अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग खुद उस तक किताब पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला है कि मैं आप लोगों को ये सारी चीजें नहीं दे सकता यार, क्योंकि उसमें मान लीजिए मैंने अकाउंट नंबर दे दिया और उसमें मान लीजिए किसी ने 20,000 रुपए डलवा दिए, कोई 15,000 रुपए डलवा रहा है, कोई लिमिटेशन ही नहीं है वहां पर। ठीक है, कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना कि इतने लिमिट तक ही चीजें हो पाएंगी। तो वहां पर एक तरीके से पता नहीं किस तरीके की चीजें चल रही हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं, एक लेखा जोखा इस तरीके से, मतलब आप ट्रस्ट करके मेरे ऊपर दे रहे हैं वो एक अलग बात है, पर लेकिन मैं नहीं चाहता कि कुछ इस तरीके से रहेगी, अनलिमिटेड, कुछ लिमिटेड वे में चीजें रहें। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उस चीज को आप लोगों को बेसिकली मना किया है, और मैंने बताया था कि मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं। बेसिकली मेंबरशिप में कुछ और ऑप्शन आप लोगों को दूंगा, जैसे कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर कम से कम इतना तो करो कि एक लक्ष्मीकांत बुक का पैसा दे सकें, क्योंकि ये तो काफी कम है यहाँ पर, मतलब जो जॉब कर रहे हैं उनके बारे में बातें कर रहा हूँ। कई सारे ऐसे मेल मेरे पास में रिसेंटली अभी आ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर कम से कम एक लिमिटेशन रहेगी कि हाँ 500 रुपए, 1000 रुपए, 1200, 2000 रुपए, 4000 रुपए, उससे फालतू नहीं। ठीक है, मन अगर अकाउंट नंबर दे दिया, पेटीएम दे दिया, वहां पर तो कोई लिमिट ही नहीं रहेगी ना। तो फिर भी सबसे अच्छा ऑप्शन तो मुझे लग रहा है, जब तक मेरे पास में चीजें नहीं है तब तक मैं आप लोगों को एड्रेस सेंड करता रहूंगा। अगर आप लोग मेल करेंगे मुझे, आप लोग खुद उस बच्चे को पर्टिकुलर को अपना खुद से किताबें उसको चाहिए तो आप लोग उसको सेंड कर सकते हैं। कई सारे इस तरीके से सामने निकल कर आए, कई सारे फैमिली मेंबर, और वो हेल्प भी कर रहे हैं एक दूसरे की, मतलब कई सारे बच्चों तक किताबें पहुंच चुकी हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं कुछ जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। बाकी कई सारे और मेंबरों ने अभी यहाँ पर मेंबरशिप में पार्टिसिपेट किया था, जो भी पैसा उसमें आता रहेगा तो मैं किताबें बीच बीच में प्रोवाइड कराता रहूंगा, क्योंकि बहुत सारे मेल पेंडिंग ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उनको मैं किताबें देता रहूंगा, तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ये सारी चीजों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखिए, खासकर जो कि स्टूडेंट फेज में हो। अगर कोई जॉब में है तो वो एक बार को आगे आकर ये चीजें सपोर्ट कर सकता है, पर लेकिन अगर आप लोग स्टूडेंट हैं अभी तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक है, जब जॉब लग जाए उसके बाद में किसी की हेल्प कर देना तो काफी अच्छा रहेगा, उस टाइम पर आप लोग खुद के पैसे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारी फैमिली कंडीशन काफी अच्छी है, हम लोग हेल्प कर सकते हैं। वो फैमिली कंडीशन बेसिकली अच्छी है, सही है, पर लेकिन आप लोग उस तरीके से कीजिए ना जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं। अकाउंट नंबर क्यों आप लोग मांग रहे हैं, ठीक है, वो चीजें प्लीज मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, वो चीज वो अच्छी नहीं लग रही है मुझे, अंदर से अच्छी लगनी है रियलिटी में, ये रीजन है। वरना एक तरीके से कुछ ये चीज मतलब फिर ना एक अलग सी रेस्पॉन्सिबिलिटी फील होने लगी, क्योंकि किताबों का जो ये काम मैंने स्टार्ट किया था, ये मैंने खुद ने स्टार्ट किया था अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, क्योंकि जब यूट्यूब ने ज्वाइन बटन स्टार्ट किया तो मुझे लगने लगा यार ये एक्स्ट्रा पैसा आएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं कोई मेहनत नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो उससे मैं बच्चों को किताब प्रोवाइड करा देता हूं, क्योंकि उसमें मेरी मेहनत का पैसा जो है वो मिलता है किससे, जिससे मैं वीडियो डालता हूं। ठीक है, पर लेकिन ज्वाइन बटन में तो कोई अगर दे रहा है उसमें तो कोई मेहनत नहीं है ना मेरी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पैसे को किताबें देनी स्टार्ट कर दो। ये मैं अब से नहीं कर रहा हूं, ये मैं जब से ज्वाइन बटन आ रखा है पिछले 1-1.5 साल से, जब से बहुत सारी किताबें मैं लोगों को दे चुका हूं। बेसिकली अब सामने इसलिए ये चीजें निकल कर आई, क्योंकि अब जो है मैंने बोल दिया वीडियो के अंदर, तो बहुत सारे लोग आकर उसमें मांग करने लगे, तो तब ये बातें सामने आई, और बहुत दिनों से ये काम चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, तो थोड़ा सा इसको उस तरीके से चलिए जिस तरीके से मैं चाह रहा हूं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होच पोच हो जाए चीजें। ठीक है, तो ये है कुछ बातें, बाकी और देखता हूं इसके अंदर क्या किया जाता है, क्योंकि कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर प्लीज किताबों के लिए, तो उसके लिए भी करते हैं यार कुछ, टेंशन मत लीजिए। पीडीएफ तो आप लोगों तक पहुंच ही रही है ना, तब तक पीडीएफ से आप लोग काम चला लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। और जो 15 अगस्त है उसमें आप लोग क्या बेसिकली सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो जरूर बताइएगा। ठीक है।